वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। अभी मैं थोड़ी देर पहले अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बात कर रहा था। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है और उसमें हम जब बात कर रहे थे तो कुछ लोग उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रो गोल्ड हैं। ऑल्दो कि वो लोग स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं बट फ्रॉम देयर हार्ट उसको कहना चाहिए कि वो गोल्ड से ही लिंक करते हैं। और इसमें जाहिर सी बात है, हमें कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, दूसरों से बात करते हैं तभी पता चलता है कि लोगों का क्या ओपिनियन है। मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि मेरी सर्टेन अमाउंट का गोल्ड हमेशा इन्वेस्टेड रहता है मेरे पोर्टफोलियो के अंदर। और वो किस तरह का पोर्टफोलियो रहता है वो उसके बारे में भी मैं अभी बात करूंगा, लेकिन ये मैंने कहा क्विक सी एक वीडियो बनाऊं ताकि आपको एक आइडिया दे सकूं जो आजकल बहुत ज़्यादा मैं सुनता हूं लिंक्डइन के ऊपर भी। और वैसे भी इन जनरल जब हम लोग मिलते हैं, ख़ासतौर पे इंडियंस के साथ जब हम मिलते हैं, तो वो भी इसी बारे में बात करते हैं कि गोल्ड को बहुत ज़्यादा वो प्रेफरेंस दे रहे होते हैं। तो जब उन्होंने मुझे जो मेरे फ्रेंड हैं जिनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने उनके कुछ नंबर्स मैंने नोट कर लिए थे जो उन्होंने व्हाट्सएप पे किए थे। तो 20 इयर्स का होराइज़न उन्होंने लिया और 20 इयर्स के होराइज़न के ऊपर गोल्ड जो है 620% का उसने रिटर्न दिया है। इसी तरह से यूएस के स्टॉक्स जो हैं, उन्होंने कहा कि भाई 580% का रिटर्न दे रहे हैं यूएस के स्टॉक्स। पीएसएक्स की बात करें तो फिर मैंने ऐड कर दिया, भाई पीएसएक्स को भी ऐड कर लो। पीएसएक्स ने डॉलर टर्म्स के अंदर 320% के करीब का रिटर्न दिया है। फिर बिटकॉइन को भी ऐड कर लें तो बिटकॉइन में तो खैर हम परसेंटेज में बात करेंगे तो वो कहीं से कहीं पहुँच जाएगा अगर 20 इयर्स का टाइम होराइज़न लेंगे। सो सब जितने मुँह उतनी बातें हो सकती हैं, जिस तरह की बात आप करना चाहें, जिस तरह का भी आप लेट्स से नैरेटिव प्रोड्यूस करना चाहें, वो आप कर सकते हैं। बट पॉइंट ये है कि आप किस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस तरह की कन्विक्शन है, क्योंकि हमने फिर उन्हीं से पूछा कि भाई आपने खुद ने कितना इन्वेस्ट किया था? आप बहुत ज़्यादा गोल्ड गोल्ड कर रहे होते हैं, आपने खुद ने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है? तो पता ये चलता है कि उनकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, वो, अब मैं कंट्री का नाम नहीं ले रहा कि कहाँ पर है वो, पाकिस्तान में नहीं है वो। तो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो है उनकी वो उसके अंदर मौजूद है। उनके अपने जो प्राइमरी रेजिडेंट है, आई मीन प्राइमरी रेजिडेंस है, उसके अंदर टाइड अप है और वो भी मॉर्गेज के ऊपर है। और फिर वो गोल्ड की बात करते हैं। तो ठीक है, आप प्रोपोनेंट है गोल्ड के, लेकिन आपने अपने लिए कितना उसको इम्प्लीमेंट किया, ये देखने वाली बात होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा गोल्ड कर रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि यार मुझे रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करना है, लेट्स से आपने बहुत ज़्यादा कहना है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, तो आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पर मौजूद हैं? क्या वो कहीं बैंक्स के अंदर तो मौजूद नहीं है, बैंक्स के फिक्स्ड डिपॉज़िट्स के अंदर तो मौजूद नहीं है। तो इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो आपसे बात कर रहा है, उसकी अपनी कन्विक्शन क्या है या वो किस तरह से खुद इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि कहना बहुत आसान होता है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को मैं क्या जानता हूँ, आप खुद देख लें इस वक़्त काफ़ी इंडियन यूट्यूबर्स जो आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले, 2 साल पहले तक इंडिया के मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में बात करते थे और बहुत मशहूर और बहुत क्रेडिबल यूट्यूबर्स हैं। उनके चैनल्स के ऊपर जाके देख लें, वो कहते थे कि भई ये स्पेसिफिक स्टॉक ले लें, उनकी कम्युनिटीज़ में जाके देख लें। इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर भी कुछ इस तरह के लोग होते हैं, इनफैक्ट पूरी दुनिया में ऐसे लोग होते हैं। अब उनकी बात करें और उनसे पूछें तो वो बिल्कुल डिफरेंट बात कर रहे होते हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों को तो मैंने देखा है कि हर उनके यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, उनके डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज़ के ऊपर जाके देखें तो वो हर हफ्ते के हिसाब से अपने स्टैंस को चेंज कर रहे होते हैं। और यही मेरा पॉइंट है इस वीडियो का, कि आपका जो कन्विक्शन है ना, वो सेम रहनी चाहिए। और ये मैंने किस तरह सीखा? ये मैंने इस तरह सीखा कि मैंने 2008 में इन्वेस्टमेंट्स की। अच्छा, मेरी इन्वेस्टमेंट्स हमेशा, मैंने पहले ही बोला हुआ है कि मैंने इन्वेस्टमेंट्स हमेशा देखभाल के की हैं और हमेशा इस तरह से की हैं कि उसके अंदर मैंने कोई फ़ुज़ूल खर्ची ना की हो और इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर कंसंट्रेशन की हो। बट हमेशा इन्वेस्टमेंट्स सही नहीं होती थी, कि अगर पास्ट की बात करें तो मैंने पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट किया है, जो कि एक अच्छा डिसीजन नहीं निकला। बट ये चीज़ें मैंने ओवरऑल ओवर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखी। मतलब मैंने 2008 में जब इन्वेस्ट किया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो फिर मैंने वहाँ से पैसे निकाल लिए क्योंकि वहाँ पर नुकसान हो रहा था। 2011 में जब मैं यूएई में था, तो उस टाइम पर जब मैं इन्वेस्ट कर रहा था यूएस के स्टॉक्स के अंदर, तो वो मैंने गलत तरीके से इन्वेस्ट किया। मैंने उसमें से भी उसमें पैसे क्या निकाल लिए, वो लेवरेज इन्वेस्टिंग की इन्वेस्टमेंट क्या थी, लेवरेज ट्रेडिंग थी। और जब वो ट्रेडिंग होती है तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली आपके लिक्विडेशन आती है और वो पैसे आपके ज़ाया हो सकते हैं। और मैं कितने ही लोगों को जानता हूँ जो मेरे चैनल के ऊपर कमेंट करते थे। इनफैक्ट मैं अभी एक और किस्सा भी बताता हूँ आपको, कि वो लोग लिक्विडेट हो जाते हैं और शुरू में उनको लगता है कि यार बहुत अच्छे पैसे बना रहे हैं ट्रेडिंग के अंदर, और वो इवेंचुअली जब पैसे जाते हैं तो वो सीधे 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 हो जाते हैं बिल्कुल। यही चीज़ मेरे साथ हुई थी, बल्कि इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। मेरा एक फ्रेंड है ऑफ़िस के अंदर, वो बड़ा खुश होके मुझे आके बताता है, यार देखो वो एयर अरेबिया का डिविडेंड आया है मेरे पास। अब वो, मैंने कहा एयर अरेबिया का डिविडेंड आया तुम्हारे पास, इट्स वेरी गुड। वो एयर अरेबिया के स्टॉक्स जो उसकी मदर ने, आई थिंक कोई 12 साल पहले शायद, या 10 साल पहले, जब अब तो ख़ैर उनका इंतकाल हो गया, उस वक़्त लिए थे। वो डीएफएम के ऐप के अंदर उनका पड़ा हुआ था। तो उसको देख के वो खुश हो रहा था। मेरे ख़्याल से कोई 2000 दिरहम का डिविडेंड था वो।
तो मैंने कहा कुछ दिनों पहले तुम मुझसे ये बात कर रहे थे कि यार ये जो 2000, 3000, 4000 दिरहम वाली कहानी होती है, तुम्हें अमीर बनना है, यू वांट टू गेट रिच, बिकॉज़ वो पाकिस्तानी इंडियन नहीं है, वो अरेबिक बैकग्राउंड से है। ही वांटेड टू गेट रिच, तो मैंने कहा तुम अमीर बनना चाहते थे और ये क्या तुम 2000 दिरहम पे खुश हो रहे हो? तो कहता है कि जो ना यार अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, बट आई एम फेड अप ऑफ दिस, और अब मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर रहा हूँ और अब मैं स्ट्रेट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। क्योंकि कुछ अरसे पहले मेरा एक कोर्स भी है, कोहोर्ट हम लोग करते रहते हैं मनी माइंडसेट अकेडमी में, और मेरा अपना कोर्स भी है। तो मैंने उसको कोर्स की स्लाइड्स दिखाई थी बिठाकर एक जगह पर, मैंने उसको समझाया था कि देखो ऐसे नहीं करो। मुझे उसके बैकग्राउंड का भी पता था। मैंने कहा ऐसे नहीं करो, देखो इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आपका नुकसान होता है, बट ऐसा नुकसान नहीं होता जो आप ट्रेडिंग के अंदर कर रहे होते हैं और लेवरेज के ऊपर कर रहे होते हैं और अंधाधुंध डिफरेंट क्रिप्टो कॉइन्स के अंदर, मीम कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। डोज के अंदर पता नहीं कितने पैसे उसने ज़ाया किए, अच्छा खासा उसने नुकसान किया है। तो मैंने कहा देखो मैंने तुम्हें बताया था कि इवेंचुअली, और ये बात हम अभी अपने ग्रुप पे भी कर रहे थे कि इवेंचुअली अगर डॉलर टर्म्स के अंदर अगर आपको 8 टू 10% ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ 10 टू 15 ईयर्स ये रिटर्न मिल रहा है ना, यू आर वेल ऑफ। उससे ज़्यादा आपको रिटर्न अगर एक्सपेक्ट करेंगे तो आप नुकसान कर सकते हैं। अगर ज़्यादा हो जाता है तो आपके छक्के लग गए तो वेल एंड गुड, बट छक्के हर वक्त नहीं लगते। चाहे कोई भी एसेट क्लास ले लें, चाहे आप रियल एस्टेट ले लें, चाहे आप लेट्स से स्टॉक्स ले लें, यूएस के स्टॉक्स ले लें, पाकिस्तान के स्टॉक्स ले लें, चाहे आप क्रिप्टो ले लें। क्योंकि कुछ लोगों ने क्रिप्टो में पैसे बना लिए किसी ज़माने में, अब वो नहीं बन रहे। इसी तरह से कोविड के टाइम पर बहुत सारे लोगों ने यूएई की रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट किया। उस टाइम पर उन्होंने ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ ली, जो कि लेट्स से 1 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी, 2 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी, डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स भी हुई हैं कुछ प्रॉपर्टीज़। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसी तरह से मैं बात करूँ कि गोल्ड के अंदर शुरू में बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया था, लेकिन वो सोच के जो इन्वेस्ट किया था उसमें नहीं हुआ। बहुत सारे इंडियंस को मैं जानता हूँ जो गोल्ड बार्स खरीद खरीद के लेके जाते थे। लेकिन उसमें उनको उस तरह का फ़ायदा नहीं हो रहा था। पिछले 1 साल के अंदर जो चीज़ें गोल्ड के अंदर हुई हैं, वो उससे पहले नहीं हो रही थी। उनमें से कुछ इंडियंस को मैं जानता हूँ जिन्होंने अपने गोल्ड्स बेचे हैं, सिर्फ़ इसलिए कि वो इंडियन स्टॉक मार्केट में डाल देते हैं पैसे। बट जहाँ पर आपका माइंडसेट मैच्योर नहीं होता ना, वहाँ पर ये मसले होते हैं। अगर आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जितनी भी एसेट क्लासेस हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं। इसको मैं कहीं भी ऐसा नहीं कह सकता कि गोल्ड सही नहीं है, मैं कहीं नहीं कह सकता कि स्टॉक सही नहीं है, मैं कहीं नहीं कह सकता कि रियल एस्टेट सही नहीं है। ये तीनों एसेट क्लासेस बहुत अच्छी हैं, बट इनके प्रोपोर्शन आपको खुद समझने हैं, खुद एलोकेट करने हैं। मेरा प्रोपोर्शन क्या होगा, वो शायद आपके प्रोपोर्शन से मैच ना करे। अगर मैं लेट्स से मैं कहता हूँ कि 10% गोल्ड मैं इन्वेस्ट करता हूँ, और वो मैं किस तरह से करता हूँ, मैं लेट्स से मैं थोड़े बहुत ईटीएफ्स ले लेता हूँ हर महीने, या लेट्स से अगर हम ज्वेलरी लेते हैं घर के लिए, तो वो हम ऐसी ज्वेलरी लेते हैं जो कि यूज़ में भी आ जाए और वो एज़ एन एसेट भी काम करे। वो किस तरह से करे? बहुत सारे लोग ज्वेलरी को एसेट नहीं समझते। मेरे ख्याल से ज्वेलरी को एसेट और इन्वेस्टमेंट दोनों समझ के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो इस तरह से कि अगर आप गोल्ड ब्रिक लेते हैं तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ आपके कमीशन चार्जेज़ आते हैं। लेकिन आप ज्वेलरी लेने जाते हैं और 22 कैरेट, और स्पेशली अगर जीसीसी रीजन में रहते हैं और अगर आप 22 कैरेट की ज्वेलरी खरीदने जाते हैं, तो वो ज्वेलरी आपको बहुत अच्छे रेट्स में वापस भी सेल हो जाती है। 18 कैरेट की ज्वेलरी ना लें, या उससे कम की ज्वेलरी ना लें। उसमें ऐसी ज्वेलरी ना लें जिसके अंदर वो कुछ ज़्यादा स्टोन्स लगे हुए हों। आप ऐसी ज्वेलरी ले लें जो कि प्योर गोल्ड की हो और 22 कैरेट की हो। फिर उसके अंदर कोई मसला नहीं होता, और आप इस तरह की ज्वेलरी खरीदते रहें, और आपको ठीक है, ज़कात का एक इम्पैक्ट आता है। इनफैक्ट मैंने उनको ये भी बोला था कि आप बीइंग अ मुस्लिम, आप जो 620% गोल्ड की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर अगर आप ज़कात का वो फैक्टर डालेंगे ना, तो वो फिर स्टॉक से आपको कम हो जाएगा जो आपका प्रॉफ़िट है। अच्छा, स्टॉक्स के ऊपर ज़कात का जो इम्पैक्ट होता है, कुछ लोग डिफरेंट बातें करते हैं। मेरे ख़्याल से मैं अपनी बात तो ख़ैर नहीं करता कि मैं अपने मेरे ख़्याल से क्या है, क्योंकि वो मैं अपने हिसाब से मैं अपना कर रहा होता हूँ। बट मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि वो 2.5% नहीं होता, और वो 2.5% इसलिए नहीं होता क्योंकि आप वो बिज़नेस कर रहे हैं, और बिज़नेस के अंदर आप हर चीज़ के ऊपर ज़कात नहीं पे कर रहे होते। आपके लेट्स से एसेट्स जो होते हैं, आपकी फैक्ट्री जो होती है, उसके ऊपर ज़कात नहीं होती है। आपकी गाड़ी जो है, जो आपके पर्सनल यूज़ में है, उस पे ज़कात नहीं है। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप स्टॉक्स की बात करते हैं, तो कुछ लोगों ने कहा है कि 1% दे दें, कुछ ने कहा है 1.5% दे दें, 2.5% नहीं होता स्टॉक्स के ऊपर। सो इसलिए गोल्ड के ऊपर आपको वो 2.5% आपको लगाना पड़ेगा हर साल के हिसाब से। वो एक अलग एक्सपेंस है आपका। सो अच्छा, गोल्ड की होर्डिंग बहुत सारे लोग फिर उसको रिलीजियस टच दे देते हैं कि भाई गॉड्स मनी। अच्छा, ये चीज़ सिर्फ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये आप हिंदू रिलीजन में देख लें या किसी और रिलीजन में देख लें, इवन क्रिश्चियनिटी के अंदर लोग उसको रिलीजियस टच दे देते हैं। बट इस्लाम में भी होर्डिंग इज़ नॉट रिकमेंडेड, और होर्डिंग इज़ नॉट एनकरेज्ड। तो गोल्ड की होर्डिंग भी एनकरेज नहीं होती, ठीक है ना? तो इन्वेस्टमेंट्स आप किस में कर सकते हैं? अपने बिज़नेस में कर सकते हैं, जो कि स्टॉक्स की फॉर्म में होता है, या फिर अपने घर में कर सकते हैं, रेंटल प्रॉपर्टीज़ में कर सकते हैं, जिससे पैसों को आप रोटेट कर सकें।
लेकिन गोल्ड के अंदर आप जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो आप सेफ हेवन देख रहे होते हैं और उसके अंदर आप फिर ज़ाहिर-सी बात है आपको उसके उसी वजह से उसके ऊपर इस तरह की फ़ॉर्मेट के अंदर ज़कात का फैक्टर आता है। एनीवेज़ तो पॉइंट ये था कि मैंने कहा देखें जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप गोल पोस्ट्स चेंज करते रहेंगे। फ़र्ज़ करें आज आपने सोचा कि नहीं गोल्ड ऊपर जा रहा है तो मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करता हूँ। अब जब गोल्ड इतना ऊपर चला गया तो फिर आपने गोल्ड में एंट्री ली है। फिर आप सोचें अगले 10 साल तक गोल्ड इसी लेवल पे रहेगा तो फिर क्या करेंगे? और आज मैंने उसको यही बोला कि यार अगर ट्रम्प आज अपना कुछ स्टैंस जो है वो चेंज कर लेता है। अभी देखें, अभी आप वोलेटिलिटी देखें मार्केट की किस तरह से है कि जैसे ही ट्रम्प कुछ पॉज़िटिव बात करता है वो स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, गोल्ड नीचे आता है। अगर ट्रम्प थोड़ा-सा स्टैंस चेंज करता है तो फिर गोल्ड के साथ क्या होगा? फिर क्या होगा जब वो लेट्स से आज से कल 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद वो 10% नीचे आ जाएगा गोल्ड। फिर आप क्या कहेंगे कहेंगे उस टाइम पर? सो गोल पोस्ट्स आपको नहीं चेंज करनी चाहिए और यही मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद है कि जब भी इन्वेस्टमेंट करें, आपकी इन्वेस्टमेंट थीसिस होना चाहिए। अब उसके अंदर मेरा इन्वेस्टमेंट थीसिस है कि मेरा एक स्पेसिफिक पोर्टफोलियो का परसेंटेज यूएस के स्टॉक्स में, स्पेसिफिक पोर्टफोलियो का परसेंटेज पाकिस्तान के स्टॉक्स में, स्पेसिफिक पोर्टफोलियो का परसेंटेज जो मैंने पहले इन्वेस्टमेंट कर दी हैं रियल एस्टेट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, वो मुझे नहीं छेड़नी। इसी तरह से कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज मेरा गोल्ड के अंदर भी होता है। कुछ परसेंटेज मेरा जो यू वुड से कि जो वो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जिसके अंदर थोड़ा-सा वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। कुछ क्रिप्टो के अंदर मैं करने लगा हूँ इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग करता हूँ सिर्फ जस्ट फॉर फन ऑफ जस्ट टू हैव फन फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट और मुझे थोड़ा-सा समझ में आता है क्योंकि जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते या ट्रेडिंग नहीं करते, आपको पता नहीं चलता कि प्राइसेज़ कैसे जा रही हैं। तो कुछ वहाँ भी होता है। गोल्ड के ईटीएफ्स तो मैं ले रहा होता हूँ, ये मैंने मल्टीपल टाइम्स अपनी वीडियो में कहा हुआ है, बल्कि मैंने जिन प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू मैं लेता हूँ, उस पे इंग्लिश के चैनल के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई थी। इंटरैक्टिव ब्रोकर, अमाना, बराका, सरवा, इन सारों का मैंने थोड़ा-सा ब्रेकडाउन लिया था और किस-किस तरह से क्या-क्या चीज़ें इनमें अच्छी हैं, क्या-क्या प्रोज़ एंड कॉन्स हैं, उनके बारे में वीडियो बनाई थी, वो आप जाके देख सकते हैं। सो मैं इन चीज़ों के बारे में क्लियर हूँ, क्योंकि मैंने गलतियों से सीख लिया है। मैंने गलतियाँ नहीं की हैं क्या? गलतियाँ मैंने बहुत की हैं। मैंने इससे पहले मल्टीपल टाइम्स बताया कि मैंने क्या-क्या गलतियाँ की हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। बट उन गलतियों से मैंने सीखा है। अब लेट्स से मुझसे कोई पूछे कि किस चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना, तो मुझे लगता है कि कोई स्पेक्युलेटिव एसेट के अंदर जब उन पैसों से इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, जिन पैसों को आपको इमीडिएट रिक्वायरमेंट है और जो बिल्कुल ही बेकार किस्म की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। लेट्स से पाकिस्तान के अंदर प्लॉट्स के अंदर अब मुझे समझ में आ गया कि बिल्कुल बेकार इन्वेस्टमेंट है वो। पहले मैंने की थी वो इन्वेस्टमेंट। प्रॉपर्टीज़ के अंदर फिर भी एक तरह से एक एसेट बनता है, वो इवेंचुअली जाके होता है और फिर बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं प्रॉपर्टीज़ के अंदर बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। मैं भी मानता हूँ बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। रेंटल आप देते हैं तो उनमें इश्यूज़ आते हैं। बहुत सारे मसले होते हैं। बट एट द सेम टाइम उसके अंदर आपको एक हार्ड एसेट होता है। अब मेरी पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़ मैं कभी भी सेल नहीं करता उनको क्योंकि हो सकता है किसी टाइम पे सेल करना पड़े, लेकिन मैं अभी वही कैलकुलेट कर रहा था कि जो मेरी अच्छे टाइम पे ली हुई प्रॉपर्टीज़ थी, अच्छे टाइम का मतलब ये कि दिरहम उस टाइम पर 44 का था और आज लेट्स से 77 का हो गया है। तो उन प्रॉपर्टीज़ के जो रेंटल है वो उसी रेट से बढ़ चुका है अब तक। यानी कि किसी एक प्रॉपर्टी को जो मैंने 80 लाख की प्रॉपर्टी ली थी, उस वक़्त उसका रेंटल 28,000 था। आज उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 120,000 हो गई है, उसका रेंटल 40,000 के करीब हो गया है। सो इवेंचुअली उसने मुझको अब जब चीज़ें सस्टेन हुई हैं, अगर मैं आज से 3 साल पहले देखूँ जब ये या 2 साल पहले देखूँ जब ये बुरी तरह से पाकिस्तान की इकॉनमी जा रही थी और उसके अंदर जो डिवैल्यूएशन हो रही थी, अगर उस टाइम पर मैं उस प्रॉपर्टी को बेच देता, तो ये जो 2 साल का डिफरेंस मुझे एक मिल रहा है, अब थोड़ा-सा वो बेहतर लगने लगा है, वो मुझे नहीं मिलता। और मैं क्यों रख रहा हूँ वहाँ की प्रॉपर्टी एक एज़ एन इंश्योरेंस हेज है मेरी, क्योंकि यू नेवर नो पूरी दुनिया में क्या होता है। 9/11 में हमने देखा था कि यूएस के अंदर क्या सिचुएशन हुई थी और फिर पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़ प्राइसेज़ वहाँ पर या पाकिस्तान के जो स्टॉक्स थे या पाकिस्तान की जो ओवरऑल एसेट क्लासेस थे, वो किस तरह से बढ़े थे। तो ग्लोबली क्या चीज़ें हो रही होती हैं, यू नेवर नो। सो आपकी अगर आप जीसीसी कंट्रीज़ में हैं, तो आपके पास एक बहुत ज़बरदस्त मौका है कि अपने एसेट्स को डाइवर्सिफ़ाई करें। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने 80% 90% एसेट्स को पाकिस्तान में रख दें। वो भी बेकार है ना, क्योंकि जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, वो ऑलरेडी उनको पता है कि आपका एक डाइवर्सिफ़िकेशन का जो ऑप्शन था, वो अब उनके पास नहीं है। तो आपके पास जब डाइवर्सिफ़िकेशन का ऑप्शन आ गया है, तो आप उसको कर सकते हैं बहुत ईज़िली। यूएस के स्टॉक्स में कर सकते हैं, यूएई की प्रॉपर्टीज़ में कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं, विदाउट एनी टैक्स। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है ना कि आपको कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लग रहा और यही चीज़ वेस्टर्नर्स के लिए भी फ़ायदा है जब यूएई में रहते हैं। सो पॉइंट मेरा ये है कि जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करें तो थोड़ा-सा ठंडे दिमाग से सोचें और गोल पोस्ट्स को चेंज ना करते रहें। डाइवर्सिफ़ाइड रह रह करते रहें। अब फ़ायदा क्या होता है? अगर मैं सोचूँ कि 20 साल के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे गोल्ड में भी करनी है, मुझे प्रॉपर्टीज़ में भी करनी है, मुझे स्टॉक्स में भी करनी है। फ़र्ज़ करें 10 साल तक गोल्ड की प्राइस मूव ही नहीं करती। इनफैक्ट 10 साल तक मूव नहीं करती और 11वें 12वें साल में नीचे चली जाती है।
उस टाइम पर जो मेरा इन्वेस्टमेंट थीसिस होगा कि मैं फिर जो है ना वो जो जब डिप जाती है तो मैं शायद उसके अंदर थोड़ी-सी और इन्वेस्टमेंट कर दूँ क्योंकि मेरे पास फर्दर 10 साल का टाइम है। इसी तरह से अगर स्टॉक्स की प्राइसेज़ की मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा, मैं अगर ओवरऑल इंडेक्स की बात करूँ तो मुझे पता है कि अगर कोई बहुत अच्छा इंडेक्स नहीं चल रहा 10 साल तक तो इवेंचुअली उसको कोप अप करना है। वो एक टाइम आएगा जब उसकी प्राइसेज़ ऊपर जाएँगी। ऐसा नहीं हो सकता कि इकॉनमी बिल्कुल नीचे नीचे ही नीचे जाती रहे। वो एक टाइम आएगा जो ऊपर जाएँगी। जिस टाइम पे ऊपर जाना है उसको, उस टाइम पर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँगा। सो जब और फिर हो सकता है इसी टाइम में कोई ऐसा टाइम आए जो मुझे प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छा मुझे रिटर्न दे रही हों। हो सकता है मैं उस टाइम पर जो मेरी ज़रूरत हो मैं प्रॉपर्टी सेल करके कर लूँ। तो 3-4 जो मेरी एसेट क्लासेस हैं, उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉपर्टी कोई ना कोई एसेट क्लास मुझको बेहतर रिटर्न दे रही होगी। जब वो बेहतर रिटर्न देगी मैं उस टाइम पर उस एसेट क्लास को बेचकर कोई और अपना काम कर सकता हूँ। और इन ऑल द केसेस मेरे पास इमरजेंसी फंड होगा, मेरे पास अपॉर्च्युनिटी फंड होगा, ये सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। सो आई डोंट हैव टू वरी कि मेरे पास 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर अगर कोई मेजर खर्चा आना है, वो ये ना हो कि मेरा कोई एसेट क्लास डाउन हुई हो उस टाइम पर और मैं उस टाइम पर उसको लिक्विडेट करने की सोचूँ। सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इन्वेस्टमेंट थीसिस इम्पोर्टेंट है। आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपने किस तरह से एग्ज़िट प्लान किया हुआ है अपना, कितना बड़ा एग्ज़िट, कितना लंबा होराइज़न के ऊपर एग्ज़िट प्लान किया हुआ है, 10 साल है, 20 साल है। उसी हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर भी रोशन डिजिटल अकाउंट है, उसके अंदर मैं खुद भी इन्वेस्ट करता हूँ। वो भी एक बहुत अच्छा प्लान है, बट मैं सबको यही बोलता हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि यार हमें क्या ज़रूरत है यूएस के स्टॉक्स में जाने की, हमें तो एक बहुत अच्छा चीज़ मिली हुई है। भाई, अभी मिली हुई है ना, कल को गवर्नमेंट कहती है कि नहीं 8% नहीं दे रहे हम डॉलर के अंदर या 9% नहीं दे रहे डॉलर टर्म्स के अंदर, अब हम 5% पे चले आते हैं, तो उस टाइम पे क्या करेंगे? उस टाइम पर हो सकता है यूएस की इक्विटीज़ या ग्लोबल इक्विटीज़ ऊपर चली गई हों। इसी तरह से यहाँ पर मैं एक और एग्ज़ाम्पल दूँ, जो एमआर के स्टॉक्स हैं। एमआर के स्टॉक्स 2 दिरहम से लेकर अब वो 12 दिरहम पर मौजूद हैं, 14 दिरहम तक भी गया था वो। तो पिछले 5 साल के अंदर वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इस तरह से तो वो अगर मैं कंपेयर करूँ गोल्ड से तो वो बहुत बेहतर है एमआर का स्टॉक। सो ऐसे नहीं होता, गोल पोस्ट्स आपको चेंज नहीं करनी है। मैं एमआर में भी इन्वेस्ट करता हूँ, मैं अगेन नो इन्वेस्टमेंट एडवाइस हियर, मैं डिफरेंट कंपनीज़ में के अंदर यूएस के अंदर भी इन्वेस्ट करता हूँ, मैं ईटीएफ्स के अंदर भी इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन मेरा एक बैलेंस तरीका होता है और गोल्ड में भी करता हूँ, लेकिन एक बैलेंस तरीके से आप चलेंगे तो फ़ायदा करेंगे। मैं मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ यहाँ के प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर, अमाना के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें आप यूएई के स्टॉक्स, यूएस के स्टॉक्स, क्रिप्टो करेंसीज़, लेवरेज के ऊपर, ऑल्दो कि मैं लेवरेज को रिकमेंड नहीं करता, लेवरेज के ऊपर भी आप कर सकते हैं। $100 का रेफरल बोनस आपको मिलेगा जब मेरे लिंक को साइन अप करेंगे, मेरे लिंक के थ्रू साइन अप करेंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। यहाँ पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी अमाना के बारे में, उसको आप जाके देख सकते हैं। इसी तरह से मैं मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, नेशनल बॉन्ड की एक वीडियो बनाई थी। बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, अगर आपको अपने फिक्स्ड इनकम के ऊपर थोड़ा बहुत रिलाय करते हुए इमरजेंसी फंड पुट अप करना है, यहाँ पर उस वीडियो को लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।